गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में अच्छी तरह से मन लगा के कर रहे होंगे पढ़ाई को। तो आज बेटा हम जो बायो का हमारा चैप्टर चल रहा था क्लास 10th की बायोलॉजी का, आवर इन्वायरमेंट, इसमें आज हम नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के बारे में। ठीक है, ओजोन होल के बारे में, ओजोन होल क्या होता है, और लास्ट में हम बात करेंगे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, और साथ ही साथ हम बात करेंगे किसके बारे में कि इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं जो ट्रीटीज हुई थी, ठीक है, ओजोन होल को रोकने के लिए, उनके और ग्रीन हाउस इफेक्ट को रोकने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए जो कन्वेंशंस हुई थी उनके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी करते हुए आपका जो टॉपिक है आज का। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हम बात करें किसके बारे में, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के बारे में। किसके बारे में, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होती है। ठीक है, मैग्निफिकेशन का मतलब समझ गए होंगे। मैग्निफिकेशन का मतलब है किसी चीज को इलाज करना, बढ़ाना। ठीक है, बढ़ना, किसी चीज का बढ़ना, वो कहलाता है मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होती है बेटा, इसके अंदर की बात करें बेसिकली तो एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जो नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स जो होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करें डीडीटी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, डीडीटी की बात करते हैं। ठीक है, जो कि यूज की जाती थी, अब तो बैन हो चुकी है, पहले इसको यूज किया जाता था घरों के अंदर भी और बाहर भी, खेतों के अंदर भी इसको यूज किया जाता है। एक केमिकल है जिसको कीट पतंगों को, खास करके मच्छरों को भगाने के लिए या इंसेक्ट्स को खत्म करने के लिए इसको यूज किया जाता था। ठीक है, डीडीटी, जो कि एक प्रकार का नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल है। तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन होती क्या है, बेसिकली इट इज द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स एट ईच ट्रॉपिक लेवल, एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स की कंसंट्रेशन का, सिंपल सी भाषा में करें कि अमाउंट का इंक्रीज होना, ठीक है, एट ए डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल, उसे कहते हैं हम बायो मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो डेफिनेशन भी कहती है, क्या कहती है, द प्रोसेस बाय विच नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स आर प्रोग्रेसिवली इंक्रीज्ड बाय एक्यूमुलेशन, इकट्ठा होना, एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स इन अ फूड चेन इज नोन एज बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है, उसे कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं भाई। जो भी हम केमिकल जो कंपाउंड्स हैं जो हम अपनी फसलों में यूज करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स हो, पेस्टिसाइड्स हो, जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होती हैं। ठीक है, जब उनको हम अप्लाई करते हैं हमारी क्रॉप्स के ऊपर या प्लांट्स के ऊपर, वो पानी के थ्रू क्या होती है बेटा, प्लांट्स के अंदर चली जाती है, और प्लांट के अंदर जाने के बाद जो ग्रेन्स जो होते हैं, जो दाने होते हैं, जो सीड बनता है, उसके अंदर जाके वो इकट्ठी होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, हालांकि पानी में जब मिलाते हैं उसका जो कंसंट्रेशन क्या होती है, काफी कम होती है, डाइल्यूट होती है, इतनी ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं होती है। मगर जैसे जैसे ये प्लांट्स के अंदर जाती है तो इसकी जो कंसंट्रेशन है, इसकी जो अमाउंट है, वो इंक्रीज होती चली जाती है, एक्यूमुलेट होते चली जाते हैं केमिकल्स डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स के अंदर, और यही कहलाती है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर एक फिगर नजर आ रही होगी, यहाँ पर वाटर के अंदर क्या है कि डीडीटी की जो कंसंट्रेशन है, मान लो क्या है, 2 ppm है। कितनी है, 2 ppm है। तो यहाँ पर आप देखिए जो रेड कलर के जो आप डॉट्स देख रहे हो, दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ डीडीटी। डीडीटी के मॉलिक्यूल्स हैं, आप देख रहे हो काफी कम है। मगर जैसे जैसे ये फूड चेन में आगे बढ़ेंगे तो आप देखोगे यानी कि एक्वेटिक जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स के अंदर क्या है, इसकी जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ चुकी है, 2 से लेकर 5 ppm तक हो चुकी है। अब जो प्लैंक्टन्स थे, प्लैंक्टन्स क्या होते हैं बेटा, स्मॉल आपके फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं जो पानी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उन्हें कहते हैं प्लैंक्टन्स। ठीक है, फ्लोटिंग जो प्लांट्स विच आर फ्लोटिंग ऑन द वाटर। ठीक है, तो वाटर के थ्रू इनके अंदर पहुंचा डीडीटी, तो उसकी जो कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी 5 ppm तक। अब इन प्लैंक्टन्स को खाया किसने, फिशेज ने। ठीक है, मछलियों ने इनको खाया, और खाने के बाद मछलियों के अंदर जो कंसंट्रेशन थी डीडीटी की, वो कितनी पहुंच चुकी है, 200 ppm।
आप देख सकते हो स्टेप बाय स्टेप हर लेवल पर, हर ट्रॉफिक लेवल पर जो डीडीटी की जो कंसंट्रेशन है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब इसके बाद इनको किसने खाया भाई? बर्ड्स ने खाया। ठीक है, फिशेज को किसने खाया? बर्ड्स ने खाया। तो बर्ड्स के अंदर जो कंसंट्रेशन हमें देखने को मिली है वो कितनी होगी हमारी? 1600 ppm, पार्ट्स पर मिलियन। 1600 पार्ट्स ppm जो है, पार्ट्स पर मिलियन है कंसंट्रेशन हमें देखने को मिली बर्ड्स के अंदर। तो आप देख सकते हो इस एग्जांपल के द्वारा कि हर ट्रॉफिक लेवल के ऊपर क्या है, जो कंसंट्रेशन होती है किसकी? नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स की, वो लगातार इंक्रीज होती चली जाती है। इसे ही कहते हैं हम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ठीक है, दोबारा से डेफिनेशन को रिपीट कर देते हैं बेटा। द प्रोसेस बाय विच देयर इज इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स एट ईच ट्रॉफिक लेवल्स इन अ फूड चेन इज नोन एज बायोमैग्निफिकेशन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा बेटा। अब हम बात करते हैं कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, इसके दुष्प्रभाव क्या हो सकते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के। ठीक है, हम एग्जांपल लेके चलेंगे डीडीटी का। ठीक है, जो कंसंट्रेशन होती है, हायर जो कंसंट्रेशन होती है डीडीटी की फूड चेन के अंदर, इट डिस्टर्ब द कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इन बर्ड्स। ठीक है, कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर देती है बर्ड्स के अंदर, जिसके चलते उनके जो एग के सेल्स होते हैं वो काफी कमजोर हो जाते हैं। एग के सेल्स क्या होते हैं? काफी कमजोर हो जाते हैं, जिसके चलते वो समय से पहले ही वो अंडे टूट जाते हैं, जिसके चलते जो डेवलपमेंट होती है बर्ड्स की, बर्ड्स के जो जो आपके आने वाली जनरेशन होती है उनकी जो डेवलपमेंट होती है वो रुक जाती है, खत्म हो जाती है, और समय से पहले ही बेटा क्या है, उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, यही कहलाती है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। सबसे बड़ी डिसएडवांटेजेस है, ठीक है, जिसके चलते बर्ड्स की जो पॉपुलेशन है वो लगातार डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, कारण क्या है कि जो डीडीटी होता है वो क्या करता है, बर्ड्स की जो अंदर जो कैल्शियम का जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको डिस्टर्ब कर देता है, जिसके चलते जो एग जो बनते हैं, अंडे जो बनते हैं, उनका जो शेल होता है वो काफी कमजोर होता है, काफी पतला होता है। ठीक है, वो अंडे फिर वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, समय से पहले उनको टूट जाते हैं। ठीक है, ये है आपका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है किसका? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का। इसके अलावा कुछ आपकी ऐसी पेस्टिसाइड्स, ऐसे इंसेक्टिसाइड्स है जिनके अंदर हैवी मेटल्स हमें देखने को मिलता है। वो हैवी मेटल्स भी अगर हायर कंसंट्रेशन में, अगर टॉप का जो ट्रॉफिक लेवल है, सबसे ऊपर वाला ट्रॉफिक लेवल है, तो अगर वहां पर एक्यूमुलेट होता है तो ह्यूमंस के अंदर भी काफी सारे डिजॉर्डर्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है भाई, ऐसा ही एक एग्जांपल आपका जापान से था। जापान में क्या कंटेमिनेटेड फिशेस को उन्होंने ईट कर लिया था, और वो जो वाटर था जिसके अंदर फिशेस प्रेजेंट थी वो कंटेमिनेटेड था, किसके द्वारा? मर्क्यूरी के द्वारा। ठीक है, मर्क्यूरी के द्वारा कंटेमिनेटेड था, और वो मछलियां जब उन्होंने खाई, ठीक है, जो उस पानी को जब मछलियां उस पानी को जब पैडी फील्ड में डाला गया, धान के खेतों में डाला गया, तो वो जो मर्क्यूरी थी, वो मर्क्यूरी बेटा एक्यूमुलेट हो गई थी किसके अंदर? गेहूं, सॉरी गेहूं नहीं, फिर चावल के अंदर। अब उस चावल को जब कंज्यूम किया गया, चावल को कंज्यूम करने के बाद क्या हुआ, वहां पर जो ह्यूमन जो पॉपुलेशन थी, दे आर अफेक्टेड विद अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिंड्रोम। ठीक है, एक बीमारी उनके अंदर पैदा हो गई थी, जिसे बीमारी कहते हैं इटाई इटाई डिजीज कहते हैं, आउच आउच डिजीज के नाम से जानते हैं। ठीक है बेटा, तो ये क्या होती है? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, जो कि काफी हार्मफुल है किसके लिए? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि जो ऐसी बल्कि हार्मफुल केमिकल्स की बजाय अगर हम यूज करें एनवायरमेंटल फ्रेंडली केमिकल्स को यूज करें, जो कि बायोडिग्रेडेबल हैं, जिनका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है एनिमल्स के ऊपर वो कम से कम हो, ऐसे केमिकल्स का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं ओजोन लेयर के बारे में। ओजोन लेयर बेसिकली क्या होती है बेटा? ओजोन लेयर एक प्रकार की प्रोटेक्टिव लेयर है। ठीक है, एक प्रकार की प्रोटेक्टिव लेयर है जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर जो आपकी परत है एटमॉस्फेयर की, वहां पर प्रेजेंट होती है। ठीक है बेटा, ओजोन लेयर कहां प्रेजेंट होती है? स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है, जो एक प्रकार का क्या करती है? शील्ड का काम करती है, एक प्रकार का एम्ब्रेला है हमारा अर्थ का, जो हार्मफुल जो रेडिएशंस हैं जो सन के द्वारा अंदर आती हैं अर्थ के ऊपर, उनको फिल्टर करती है, उनको फिल्टर करती है। खास करके जो हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट जो रेडिएशंस होती हैं उनको फिल्टर आउट कर देती है, उनको हमारी एटमॉस्फेयर में, हमारे अर्थ के ऊपर आने से रोकती है।
इसीलिए कहा जाता है कि जो ओजोन लेयर है एक प्रकार की प्रोटेक्टिव लेयर है, इसको शील्ड भी कहते हैं और इसको हम क्या कहते हैं बेटा, एक प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला भी कहते हैं हमारी अर्थ का। ठीक है, ओजोन बेसिकली जो लेयर है जो बनी होती है ऑक्सीजन के 3 एटम्स के मिलने से जो मॉलिक्यूल बनता है उसे कहते हैं ओजोन। ओजोन क्या है? ओजोन इज ए मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन मिलकर जो मॉलिक्यूल बनता है उसे कहते हैं ओजोन। तो इसी की परत हमारी कहां प्रेजेंट है बेटा? स्ट्रेटोस्फेयर में। इसको याद रखना, कहां पर प्रेजेंट है बेटा? ये स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होती है। वहां पर तो हमारा क्या करती है? इट इज प्रोटेक्टिव इन नेचर, प्रोटेक्टिव इन नेचर होती है। तो यहां से हमारा क्वेश्चन बनता है कि ओजोन लेयर किस लेयर में मिलती है? आपकी एटमॉस्फेयर की कौन सी परत में मिलती है, कौन सी लेयर मिलती है? वो हमारी कौन सी है? स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, मगर ये डेडली पॉइजनस भी है। अगर हमारे ये ट्रोपोस्फेयर जो हमारे आसपास का जो आवरण है गैसेस का, वो आपका ट्रोपोस्फेयर के अंदर आता है। एटमॉस्फेयर की जो सबसे पहली जो परत है आपके नीचे वाली, वो है ट्रोपोस्फेयर। अगर ट्रोपोस्फेयर में वो प्रेजेंट है तो हाईली पॉइजनस इन नेचर, काफी जहरीली बन जाती है। इसी के चलते इसको हम केमिकल वीड के नाम से भी जानते हैं। ये जो पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट है, एज पर द एनटीसी पॉइंट ऑफ व्यू, ओलंपियाड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ओजोन लेयर को, ओजोन को हम केमिकल वीड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कहां पर प्रेजेंट होती है बेटा? मेनली बेसिकली स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है। वहां पर ये एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, अम्ब्रेला का काम करती है, शील्ड का काम करती है। क्लियर है बेटा ये? ठीक है, तो जो बैड ओजोन है, यानी कि जो ओजोन, जो पॉइजनस जो ओजोन है, जो केमिकल वीड है जिसे कहते हैं हम, ये बैड ओजोन बनती है किसके अंदर? लोअर एटमॉस्फेयर के अंदर, ट्रोपोस्फेयर। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर ये ट्रोपोस्फेयर में प्रेजेंट है तो ये हमारे लिए बैड है, हमारे लिए पॉइजनस है। किसके लिए? प्लांट्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी। ठीक है, अगर ओजोन जो प्रेजेंट होती है स्ट्रेटोस्फेयर, जैसे कि मैंने बताया था स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है, इट एक्ट एज ए शील्ड। ये शील्ड का काम करती है, एक सुरक्षा कवच का काम करती है, सुरक्षा कवच का काम करती है। ठीक है, एक प्रोटेक्टिंग अम्ब्रेला का काम करती है, जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करने का काम करती है, जो कि सन के द्वारा जो आती है रेडिएशंस, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस अर्थ की तरफ, उनको फिल्टर आउट करती है। ठीक है, अब बात करती है बेटा जो थिकनेस होती है ओजोन लेयर की, थिकनेस को हम मेजर करते हैं एंड ऐसा यूनिट क्या है उसकी? डॉप्सन यूनिट। ठीक है, जो मेजर करने का जो क्राइटेरिया है ओजोन लेयर को, वो हमारा कौन सा था? डॉप्सन यूनिट में इसको हम क्या करते हैं? मेजर करते हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और साथ ही साथ ओलंपियाड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट काफी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डीयू शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? डीयू कहते हैं, डॉप्सन यूनिट। ठीक है भाई, अब लगातार ह्यूमन एक्टिविटी के कारण क्या हुआ बेटा? ये जो ओजोन होल है, जो ओजोन जो लेयर है, ये लगातार क्या हो रही है? खत्म होती जा रही है, पतली होती जा रही है, जिसके चलते वहां पर क्या हुआ? ओजोन एक होल का फॉर्मेशन हो चुका है, जिसे हम कहते हैं ओजोन होल। और सबसे पहले ये ओजोन होल कहां पर देखा गया है बेटा? अंटार्कटिक रीजन के ऊपर देखा गया था 1985 में। ठीक है, 1985 में सबसे पहले अंटार्कटिक रीजन के अंदर ओजोन का एक होल देखा गया था। अब ये ओजोन होल क्या होता है? ओजोन होल की डेफिनेशन की बात करें तो ये जो ओजोन होल है, इट रिफर्स टू द डिप्लीशन ऑफ द प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर इन द अपर एटमॉस्फेयर। जैसे कि स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर इसकी परत का पतला हो जाना, इतना पतला हो जाना कि ये जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं इनको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं, जिसके चलते अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अर्थ के ऊपर आ जाती हैं। इसे कहते हैं ओजोन होल। ठीक है, और सिंपल सी अगर बात करें, दूसरी डेफिनेशन की बात करें तो ओजोन होल होती क्या है? द फॉर्मेशन ऑफ ए लार्ज एरिया ऑफ थिन ओजोन लेयर इज कॉमनली कॉल्ड एज ओजोन होल। एक लार्ज एरिया का फॉर्मेशन हो जाना, एक थिन ओजोन लेयर का, एक ओजोन लेयर के अंदर ऐसा लार्ज एरिया का फॉर्मेशन हो जाना जहां पर ओजोन की जो परत है काफी थिन हो जाती है, उसे कहते हैं हम ओजोन होल। तो सबसे पहले अंटार्कटिक रीजन में देखा गया था 1985 के अंदर। ठीक है भाई, अब आती है बात कारण क्या है ओजोन होल के? ओजोन के डिप्लीशन के कारण क्या क्या हैं? तो जो ओजोन होल के डिप्लीटिंग के कारण मेनली कुछ सिंथेटिक केमिकल्स हैं, जिसके कारण ओजोन के अंदर होल हुआ है, ओजोन की जो लेयर का थिनिंग हुई है। और ऐसे केमिकल्स, ऐसे सिंथेटिक केमिकल्स जो ओजोन लेयर के डिप्लीशन के लिए जिम्मेवार हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, उन्हें कहते हैं हम ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, ओडीएस कहते हैं। क्या कहते हैं? ओडीएस कहते हैं।
इनमें से मुख्यतः कौन कौन से हैं भाई? CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड आर द सम केमिकल, सिंथेटिक केमिकल विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द थिनिंग ऑफ द ओजोन लेयर। ठीक है, ओजोन लेयर के थिनिंग के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनमें से अगर मेन बात करें तो हम CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और जो नाइट्रस ऑक्साइड है, ये काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए भाई? ओजोन लेयर के डिप्लीशन के लिए। ठीक है, क्लोरोफ्लोरो CFC की फुल फॉर्म क्या है बेटा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, याद रहेगा ये। तो आइए बात करते हैं आगे हम कि मैकेनिज्म क्या है ओजोन डिप्लीशन का। ओजोन डिप्लीशन बेसिकली होती कैसे है? ठीक है, तो इससे पहले हम बात करते हैं बेटा किसके बारे में कि ओजोन लेयर बनती कैसे। स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर जो ओजोन लेयर है ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है। इसमें ओजोन लेयर बनती भी है, लगातार टूटती भी रहती है। ठीक है, बनती भी रहती है, लगातार टूटती भी रहती है। ठीक है, होता है कि बेसिकली जो ऑक्सीजन होती है, एटमॉस्फेरिक जो ऑक्सीजन है स्ट्रेटोस्फेयर में जाकर, ये इसका क्या होता है? इसकी स्प्लिटिंग हो जाती है। क्या होती है? इसकी स्प्लिटिंग हो जाती है ऑक्सीजन की ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जो हाई एनर्जी की रेडिएशंस होती हैं उनके कारण ये ऑक्सीजन एटम्स में टूट जाती है। और ये ऑक्सीजन एटम्स क्या करते हैं? जो मोलिकुलर जो ऑक्सीजन है उसके साथ कंबाइन कर कर क्या करती है? ओजोन का निर्माण करने में मदद करती है। ओजोन का निर्माण करती है O3। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ हाई एनर्जेटिक सोलर रेडिएशंस। ठीक है, तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो लगातार चलता रहता है। ओजोन लेयर टूटती भी रहती है और लगातार बनती रहती है। तो ये जो रिएक्शन बता रही है आपको, क्या बता रही है? ओजोन लेयर का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये अपने आप को मेंटेन कैसे करती है। ठीक है, अब आती है यहां से अब बात क्लियर होगी होगी आपको कि ओजोन लेयर क्या है। ये अपने आप लगातार एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, लगातार बनती रहती है, टूटती रहती है। ठीक है, क्लियर है बेटा? ये ऑटो कंट्रोल प्रोसेस है जो लगातार चलता रहता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब आती है बात कि ओजोन डिप्लीशन कैसे होती है। ठीक है, देखो बेसिकली बेटा जो ओजोन जो है O3 जो मॉलिक्यूल है ओजोन का, जैसे कि मैंने बताया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जब रिलीज कर दिए जाते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स दे फाइंड द पाथ देयर पाथवे इनटू द स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर में रिलीज होने के बाद ये स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंच जाते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर में जाने के बाद क्या होता है? CFCs के अंदर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के अंदर जो क्लोरीन के जो एटम्स होते हैं ये रिलीज हो जाते हैं ड्यू टू द हाईली एनर्जेटिक अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के कारण जो क्लोरीन एटम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के अंदर वो रिलीज हो जाता है। और ये जो क्लोरीन है, ये जो क्लोरीन का एटम जो रिलीज हो, जो रेडिकल जो रिलीज हुआ, ये क्या करता है? ओजोन का ब्रेक डाउन कर देता है O2 में। ओजोन को ऑक्सीजन मोलिक्यूल तोड़ देता है, साथ में ये एक रेडिकल बनाता है एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ मिलकर। ठीक है, CLO बनाता है। ठीक है, CLO बनाता है। बाद में चलकर ये जो क्लोरीन है ये इस ऑक्सीजन एटम से भी अलग हो जाती है। और ये क्लोरीन फिर क्या करता है कि फ्रेश ओजोन मोलिक्यूल को फिर अटैक करता है। और ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। ये प्रोसेस इतना तेज होता है कि ये जो अपने आप हील होने की जो कैपेसिटी होती है ओजोन की, उससे ज्यादा तेज होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था ओजोन होल टूटती भी रहती है, लगातार बनती भी रहती है, मगर ये बैलेंस में रहती है। ठीक है, मगर क्लोरीन ने क्या किया? क्लोरीन जो एटम था जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से निकला, ये इसने जो ब्रेकडाउन जो हो रहा है ओजोन लेयर का, इस प्रोसेस को तेज कर दिया, जिसके चलते वहां पर अनबैलेंस क्रिएट हो गया। और जिसके कारण वहां पर जो ओजोन की जो परत थी वो क्या होगी बेटा? थिन होगी, पतली होगी, जिसके चलते वहां पर क्या है? ओजोन होल का फॉर्मेशन हो गया। तो इस प्रकार से क्या होता है? जो क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल होता है जो फ्लोरोकार्बन से निकलता है, ये ओजोन को तोड़ने में मदद करता है, ओजोन होल को क्रिएट करने में क्या करता है? रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर है? तो ये है इसका मैकेनिज्म ओजोन डिप्लीशन का। अब हम बात करते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकते हैं ओजोन होल के। तो सबसे पहली बात करें तो हमने बात करी थी कि जो ओजोन जो लेयर है बेटा क्या करती है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। जो ओजोन लेयर का जो रहेगी नहीं तो क्या होगा? अल्ट्रावायलेट रे जो है सीधी अर्थ के ऊपर आएंगी और ये क्या करेंगी? जो डीएनए है प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर, जो सेल्स के अंदर डीएनए प्रेजेंट है उसको डैमेज करेगी, जिसके चलते वहां पर क्या होंगी? म्यूटेशन हो जाएगी। डीएनए के अंदर क्या हो जाएगी? म्यूटेशन, डीएनए को चेंज कर देगा, डैमेज कर देगा,
जिसके चलते वहां पर क्या होंगे, म्यूटेशन हो जाएंगे, डीएनए में चेंज आ जाएगा, जो कि क्या है, काफी हार्मफुल है प्लांट्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी। ठीक है, डिफरेंट डिसऑर्डर्स क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, बीमारियां उत्पन्न होना स्टार्ट हो जाएंगी म्यूटेशन के कारण। ठीक है, पहला पॉइंट तो हमारा ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि इसके कारण अल्ट्रावायलेट रे जब आएंगे अर्थ के ऊपर, इट कॉज द एजिंग ऑफ स्किन। जो बुढ़ापा है, बूढ़ा हो, स्किन की जो एजिंग का जो प्रोसेस है, बूढ़ा होने का जो प्रोसेस है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, स्किन आपकी कैसे हो जाएगी, काफी सारे रिंकल्स पड़ जाएंगे, जैसे बूढ़ों की स्किन होती है उस प्रकार की स्किन आपकी बननी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि डीएनए डैमेज हो जाएगा, म्यूटेशन हो जाएगी, इसके कारण क्या होगा, एजिंग ऑफ स्किन होगा। ठीक है, जो कि स्किन के सेल्स को डैमेज करेगा, जिसके चलते स्किन का कैंसर हो जाता है, स्किन कैंसर हो जाता है। ठीक है, क्लियर है बेटा, यहाँ तक ये सार्कोमा हो जाता है, स्किन का कैंसर हो जाता है। इसके अलावा जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं, इट कॉजेज इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया, कॉर्निया को डैमेज कर देती हैं, जिसके चलते एक बीमारी होती है, इसे कहते हैं स्नो ब्लाइंडनेस। ये जो पॉइंट ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होते हैं दे कॉज द इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया, जिसके चलते वहां पर क्या होती है, स्नो ब्लाइंडनेस हो जाती है, वो इंसान अंधा होता है, आंखें बिल्कुल सफेद हो जाती हैं, जो कॉर्निया बिल्कुल सफेद हो जाता है, दूधिया सफेद हो जाता है। इस प्रकार की जो कंडीशन होती है उसे कहते हैं स्नो ब्लाइंडनेस, अंधा हो जाता है इंसान। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन क्या करती है बेटा, इट डिक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है, फिनोमिना होता है, इसको डिस्टर्ब कर देता है, इसकी रेट घट जाती है, जिसके चलते क्या होगा कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं, जो प्लांट क्या है डैमेज होना स्टार्ट, प्लांट क्या खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्रोटिक एरिया वहां पर प्लांट के लीव्स में देखने को मिलेंगे। ठीक है भाई, तो फोटोसिंथेसिस की जो रेट है इसको भी डिक्रीज करता है, क्योंकि ये क्लोरोप्लास्ट को डैमेज कर देता है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन क्या करती हैं, क्लोरोप्लास्ट को डैमेज कर देती हैं, जिसके चलते फोटोसिंथेसिस की रेट डिक्रीज हो जाती है। पांचवा पॉइंट क्या कहता है, इट आल्सो कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अगर अर्थ के ऊपर आ जाएंगी तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट हो जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। ठीक है, ये जो पॉइंट है डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्लांट्स। अगर फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगी तो जो फिक्सेशन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का, जो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर रहे हैं प्लांट्स, उसकी मात्रा घट जाएगी। अगर कार्बन डाइऑक्साइड अगर प्लांट कम एब्जॉर्ब करेंगे तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो बेटा इंक्रीज कर जाएगी, जिसके चलते क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी। तो ये तो हो गया हमारा किसका, ओजोन होल के बारे में। अब हम बात करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करें, एक प्रकार का क्या है, नेचुरल फिनोमिना है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। ठीक है, अर्थ सरफेस को गर्म करने में ये मदद करता है, एक नेचुरल फिनोमिना है। अंडर नॉर्मल कंडीशंस क्या होती हैं, जो आपकी लॉन्ग की जो इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं, जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आती हैं, दे आर ट्रैप्ड बाय द एटमॉस्फेरिक गैसेस और पार्टिकल्स। हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैसेस प्रेजेंट हैं, जिन्हें हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। ठीक है, कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। ये क्या करती है बेटा, ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, ये क्या करती हैं, इस इनकमिंग इंफ्रारेड रेडिएशंस जो होती है, हीट जो रेडिएशंस होती है, इनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिसके चलते हमारे एटमॉस्फेयर का जो तापमान है, हमारे अर्थ का जो तापमान है वो इंक्रीज कर जाता है। क्या करता है, हमारे अर्थ का तापमान इंक्रीज कर जाता है। इसे ही कहते हैं हम ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या कहते हैं भाई, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ठीक है भाई, बात क्लियर है। अगर ये फिनोमिना, अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट का फिनोमिना नहीं होता तो हमारे अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो क्या होता, -18 डिग्री सेल्सियस हो जाता, जो कि किसी भी प्रकार से सूटेबल नहीं है फॉर द सर्वाइवल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण हमारा जो अर्थ का जो तापमान है बेटा, वो कितना, एवरेज टेम्परेचर की बात करें तो 15 डिग्री सेल्सियस हमारा औसतन तापमान है हमारी अर्थ के ऊपर, ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्यों है, ड्यू टू द ग्रीन हाउस गैसेज जो प्रेजेंट होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, जो इस हीट रेडिएशंस को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं। अब कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज है उनके बारे में बात करते हैं कि कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। तो हमारी कौन कौन सी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, वाटर वेपर्स है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, जैसे कि NO2 है। ठीक है, NO2 है, NO है,
दीज गैसेज आर आल्सो एब्जॉर्ब द इनकमिंग सोलर रेडिएशंस, ये भी एब्जॉर्ब करती है, हीट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने का काम करती है, ठीक है। मगर मेन जो ग्रीन हाउस गैसेज हमारी कौन सी बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, ये दो हमारी क्या है, मेन ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। इसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन हैं बेटा, ये भी क्या करते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट करने में क्या जो फिनोमिना है इसको करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन आर द मेन ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है भाई। अब आती है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, देखो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है कि अर्थ का जो औसत जो तापमान है वो एवरेज से ज्यादा बढ़ जाए, ठीक है। जैसे कि बताया था मैंने आपको, औसत एवरेज टेम्परेचर हमारा कितना अर्थ का 15 डिग्री सेल्सियस है। अगर अर्थ का तापमान इस 15 डिग्री सेल्सियस से एवरेज टेम्परेचर जो है आपका 15 डिग्री सेल्सियस, इससे इंक्रीज कर जाता है, इसे ही कहते हैं हम ग्लोबल वार्मिंग। इट इज द इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग, ये ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग की परिभाषा यहाँ पर क्या है, ग्लोबल वार्मिंग इज द फिनोमिना ऑफ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द टेम्परेचर नियर द अर्थ सरफेस, ठीक है, इसी को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्लियर बेटा यहाँ तक ये। तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या है भाई, तो सबसे पहली कारण की बात करें, ग्लोबल वार्मिंग के का होने का कारण क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस की कंसंट्रेशन का इंक्रीज हो जाना हमारे एटमॉस्फेयर में, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेस का जो लेवल हमारा इंक्रीज हो चुका है हमारे अर्थ के सरफेस के ऊपर, जिसके चलते ये बहुत ज्यादा हीट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती हैं, जिसके चलते हमारा जो तापमान है, अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है, ये क्या है, इंक्रीज कर जाता है, ठीक है बेटा। क्लियर है यहाँ तक ये। कारण क्या है, सबसे बड़ा कारण तो बेटा यही है कि ग्रीन हाउस गैसेस का इंक्रीज हो जाना हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। अभी ग्रीन हाउस गैसेस इंक्रीज, इनकी जो मात्रा है, इनकी जो कंसंट्रेशन है, इनकी इंक्रीज कैसे हो रही है, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो पहला कारण हमारा क्या है, डिफोरेस्टेशन। लगातार डिफोरेस्टेशन होने के कारण, पेड़ों का जंगलों को काटने के कारण जो पेड़ है ये कम होते जा रहे हैं, जिसके चलते जो कार्बन डाइऑक्साइड जो ये फिक्स करते हैं, ये कम फिक्स कर पा रहे हैं, जिसके चलते कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है हमारे एटमॉस्फेयर में, जो कंसंट्रेशन है, वो लगातार इंक्रीज होती जा रही है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन क्या हमारी मेन ग्रीन हाउस गैसेस है, ठीक है। दूसरा हमारे क्या, यूज ऑफ व्हीकल्स। लगातार जो गाड़ियां हैं, लगातार इनका चलन जो है बढ़ता जा रहा है बेटा, इनके नंबर बढ़ते जा रहे हैं। और ये व्हीकल्स किस पे चलते हैं बेटा, फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर, ठीक है। पेट्रोल है, डीजल है, इसके ऊपर ये रन करती हैं। तो फॉसिल कहते हैं, फॉसिल फ्यूल्स क्या कहते हैं बेटा, फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। इनके कंबशन के कारण जो गाड़ी चलती है, इंजन स्टार्ट होता है, जब इनका कंबशन होता है पेट्रोल डीजल का, तो वहां से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ठीक है, नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स निकलती हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए बेटा, ग्रीन हाउस गैसेस के लिए। तो यहां से भी हमारे क्या है, जो अमाउंट है ग्रीन हाउस गैसेस की, वो लगातार इंक्रीज हो रही है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दिस आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस गैसेस, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, ग्लोबल वार्मिंग की बात करें तो, ठीक है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, दे आर बेसिकली यूज इन आपका जो रेफ्रिजरेटर्स हैं, जो एसीज होते हैं, ठीक है, इनके अंदर क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को इस्तेमाल किया जाता है। जो फ्रीजिंग के जितने भी आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनके अंदर क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को यूज किया जाता है, जिसके चलते ये भी एटमॉस्फेयर में वहां से लीक होकर ये भी एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है किसका, ग्लोबल वार्मिंग का। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट लगातार हो रही है, लगातार क्या है, बहुत सारी इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, ठीक है, फैक्ट्रियां लग रही हैं। तो वहां पर भी बेटा क्या है, वहां से भी क्या पोल्यूशन क्रिएट, एयर पोल्यूशन होता है, ठीक है। वहां पर क्या होते हैं, बॉयलर्स यूज होते हैं, हर इंडस्ट्री के अंदर एक बॉयलर होता है, बॉयलर के अंदर भी फ्यूल डालना पड़ता है। फ्यूल बेसिकली होता क्या है, वहां पर कोल का इस्तेमाल किया जाता है, कोल का इस्तेमाल है, पेट कोक का इस्तेमाल है, या फिर हम लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, जिनके जलने से भी क्या ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है किसका बेटा, ग्लोबल वार्मिंग का, और ग्रीन हाउस गैसेस की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने का, ठीक है। एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर भी एक, हालांकि सबसे बड़ा मेजर फैक्टर नहीं है ये, तो फिर भी अगर एग्रीकल्चर फैक्टर भी कुछ क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है इन द ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। ये भी ग्रीन हाउस गैसेस को क्या करता है, बढ़ाने में मदद करता है, ठीक है। जो रॉ मटेरियल है, जो आपका वेस्ट बच जाता है, जो आपका आफ्टर
कटिंग ऑफ द क्रॉप्स, क्रॉप हार्वेस्ट करने के बाद तो उसको जब जलाया जाता है तो उसके थ्रू भी क्या है, जो ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन है, ये भी बढ़ती हैं हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, जिसके चलते ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। इसके अलावा ओवर पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का लगातार बढ़ना, ये भी हमारे क्या है कि कारण है किसका, ग्लोबल वार्मिंग का। ठीक है, और एक कारण और ये भी है कि बेटा कि जो आपका जो एशिया है, जो एशिया के अंदर खास करके चाइना और इंडिया पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर जो कैटल्स की जो पॉपुलेशन है ये भी लगातार इंक्रीज होती जा रही है। कैटल की यानी गाय भैंसों की जो पॉपुलेशन ये भी लगातार इंक्रीज हो रही है, जिसके चलते क्या है, मीथेन गैस का प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो चुका है। मीथेन गैस का भी क्या है, इंक्रीज हो चुका है प्रोडक्शन। मीथेन ज्यादा बनेगी, जैसे कि मैंने बताया आपको, मीथेन भी क्या है, यहाँ पर एक प्रकार की ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करती है कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद बारी आती है मीथेन की। ठीक है, तो सबसे ज्यादा हीट रेडिएशन एब्जॉर्ब करने वाली गैसेस कौन सी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। एक कारण ये भी है। एग्रीकल्चर फील्ड की बात करें तो एग्रीकल्चर में इंडिया के अंदर हमारे क्या है, पैडी का जो फील्ड का जो एरिया है, धान की जो खेती है ये भी लगातार बढ़ती जा रही है। धान की खेती के दौरान भी क्या होता है, मीथेन का प्रोडक्शन होता है भाई। ठीक है, ये भी हमारे कुछ कारण है किसके, ग्लोबल वार्मिंग के। ये तो हमारे थे क्या है, आपके मैनमेड कारण थे, आपके आर्टिफिशियल जो रीजन थे आपको पता है। नेचुरल कॉजेज हमारे कौन कौन से हैं, वोल्केनोज हैं, जो ज्वालामुखी हैं जो लगातार ये फटते हैं भाई, क्या होता है इनके अंदर भी काफी मात्रा में लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेज रिलीज होती हैं। वो गैसेज भी क्या करती हैं, जो मात्रा बढ़ाती है ग्रीन हाउस गैसेज की एटमॉस्फेयर के अंदर, जिसके चलते भी क्या है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। वाटर वेपर का ज्यादा प्रेजेंट होना एटमॉस्फेयर में, जैसा कि मैंने बताया था, वाटर वेपर क्या है, एक प्रकार का ग्रीन हाउस गैस है जो भी रिस्पॉन्सिबल है इसके ग्लोबल वार्मिंग के लिए। नेक्स्ट है मेल्टिंग ऑफ परमाफ्रॉस्ट। परमाफ्रॉस्ट क्या होती है भाई, परमाफ्रॉस्ट एक प्रकार की लेयर होती है, एक प्रकार की ऐसा डिपोजिशन होता है जिसमें वाटर का एक कह सकते हो आप, वाटर का जम जाता है और उसके अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, आपकी जितना भी आपके पोल्स हैं जहां पर भी बर्फ जमी हुई है उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है। जब वो पिघलेगी तो क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज होगी, और वो रिलीज होगी तो एटमॉस्फेयर में आएगी। एटमॉस्फेयर में आएगी तो क्या होगा, कंसंट्रेशन जो है किसकी, ग्रीन हाउस गैसेस की बढ़ेगी तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। फॉरेस्ट विलेजेस, फॉरेस्ट फायर्स, ये भी बेटा रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ग्रीन हाउस ग्लोबल वार्मिंग के लिए। अब इन चीजों को रोकने के लिए, ओजोन होल को रोकने के, ओजोन होल हमारा और बढ़े ना, और ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए, हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए काफी सारे इंटरनेशनल कन्वेंशन हुई थी टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। उनमें से मैं मेन कुछ आपकी 3-4 ऐसी इंटरनेशनल कन्वेंशन हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे बेटा, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमारी कौन सी है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि 1986 में हुई थी। ठीक है बेटा, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये कब हुई थी, 1986 में हुई थी। और इसका मेन जो आपका मोटो था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का, वो क्या था कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के जो प्रोडक्शन है इसको डिक्रीज करना। जो 1986 में जो सीएफसी का लेवल है, प्रोडक्शन है जो सीएफसी का, उसको आधा कर देना। ये आपका मेन क्या था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का एक एम था, टारगेट था। तो यहां से क्वेश्चन ये बनता है कि जो मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है वो किस चीज के लिए किया गया था, उसका मेन एम क्या था, उसका मेन टारगेट इशू क्या था। वो हमारा क्या था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के प्रोडक्शन को आधा कर देना। ठीक है, सेकंड हमारा क्या, अर्थ समिट है जो कि 1992 में हुआ था। ठीक है, रियो डी जेनेरियो, ये कहां पर हुआ था अर्थ समिट बेटा, 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था। और इसका जो मेन जो कारण था इस समिट का, अर्थ समिट का, वो क्या था, ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को रोकना, ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को रोकना। ठीक है, तो ऐसा ही एक समिट हुआ था हमारा, पेरिस समझौता हुआ था रिसेंटली, हमारा क्या हुआ, पेरिस समझौता हुआ है, जहां पर भी जो वर्ल्ड के जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वहां पर क्या समझौता किया गया था कि आने वाले सालों में ग्रीन हाउस गैसेस को हम क्या करें बेटा, 2% तक हम क्या डिक्रीज करें, ताकि ग्लोबल वार्मिंग को रोका जा सके। ठीक है, तीसरा हमारा क्या, क्योटो प्रोटोकॉल है जो कि 1997 में हुआ था, और ये एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी जो कि क्योटो जापान में हुई थी। और इसका मेन
जो एम क्या था कि जो ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशंस है उनको रिड्यूस किया जाए, इसको डिक्रीज किया जाए 2018-12 तक। जो 1990, ठीक है, 1990 में जो ग्रीन हाउस गैसेस का जो लेवल था, ठीक है, 1990 में ग्रीन हाउस गैसेस का जो लेवल था, इस लेवल से भी क्या है 5% लेवल कम किया जाए ग्रीन हाउस गैसेस का इन अप टू 2008 एंड 2012। 2008-2012 तक इस लेवल को, 1990 के जो लेवल था ग्रीन हाउस गैसेस का, उस लेवल को और 5% कम करना, ये इसका मेन क्या था, एम था क्योटो प्रोटोकॉल का। चौथा हमारे पास क्या है, बीजिंग प्रोटोकॉल, जो कि 1999 में हुआ था। बीजिंग प्रोटोकॉल भी किसके लिए था बेटा, ये भी CFCs के लिए था। किसके लिए था, CFCs के लिए था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए था, ताकि इनकी जो प्रोडक्शन है इसको और फर्दर क्या किया जाए, रिड्यूस किया, जो हमारा CFC का लेवल है एटमॉस्फेयर के अंदर, इसको रिड्यूस किया जाए। ठीक है, लास्ट हमारा क्या, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, जो कि 1986 में पारित किया गया था इंडिया के अंदर, टू प्रोटेक्ट द एंड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट, एयर वाटर एंड सॉइल। एयर वाटर एंड सॉइल की जो प्रोटेक्शन है, उसकी क्वालिटी का जो इंप्रूवमेंट है, उसके लिए लागू किया गया था इंडिया के अंदर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। तो बेटा ये जितने भी इंटरनेशनल कन्वेंशन थे, ये आपका NTSC के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपका जो ओलंपियाड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, तो ये तो था हमारा आज के लेक्चर के बारे में, और इन्वायरमेंट के बारे का जो लास्ट टॉपिक हमारा था, ये ग्लोबल वार्मिंग का, ओजोन होल का। ठीक है, लास्ट में जो इंटरनेशनल कन्वेंशन थे इसके बारे में था, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के बारे में था। तो ये इन टॉपिक्स के साथ जो हमारा जो चैप्टर है और इन्वायरमेंट यहाँ पर खत्म होता है। बेटा नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, हमारा कौन सा है, नेचुरल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, जो नेचुरल रिसोर्सेज का जो मैनेजमेंट है उसको कैसे किया जाए, उसके बारे में हम बात करेंगे इन कमिंग लेक्चर्स के अंदर। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको ये जो लेक्चर है काफी अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, काफी इंटरेक्टिव लगा होगा। तो ऐसे ही इंटरेक्टिव कंटेंट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस में। अपने दोस्तों को भी कहिए कि हमारे चैनल को ज्वाइन करें, ताकि उनको भी क्या है, ऐसा इंटरेक्टिव कंटेंट आपको पढ़ने को मिले। तो तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस में। आपका दिन क्या हो बेटा, शुभ हो।